ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे आज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टाइप्स क्या है, हमने कहाँ कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुने हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सब थोड़ा बहुत डिटेल्स में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक सॉफ्टवेयर है कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, मतलब एक यूज़र को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हम कंप्यूटर में बैठ के सारे कंप्यूटेशनल काम जो है वो कर सकें। तो देखो, हम यूज़र है और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का पूरा काम करता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब उसके अंदर सारे मशीनरी, सारे कंपोनेंट्स, उसमें एक्सटर्नल पेरिफेरल्स, सब कुछ मिलाकर जो कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हार्डवेयर मतलब इसके अंदर जितने सारे मशीनरी है, जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हम जो है कंप्यूटर में बैठ के सारे जो कंप्यूटेशनल वर्क है वो कर सकते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम, देखो, सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो एप्लीकेशंस होते हैं, सपोज़ अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो उसमें जो प्ले स्टोर में जाके हम अलग अलग एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं हार्डवेयर की तरफ से। क्या है हार्डवेयर? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है उसको डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है। पहले क्या होते थे, पहले जब 50s या 60s में कंप्यूटर पहले इन्वेंशन हुई थी, तो तब जो मेन पर्पस था कंप्यूटर का वो था कैलकुलेशन करना, छोटा बड़ा कैलकुलेशन करना। तो उस कैलकुलेशन के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखे जाते थे, वो भी मशीन लेवल लैंग्वेज की द्वारा प्रोग्राम्स लिखे जाते थे। तो वो सारे प्रोग्राम्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे। तो धीरे धीरे जब चीज़ें और चेंज हुई, टाइम टू टाइम सब चीज़ें चेंज हुई, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, समय के साथ साथ सारी चीज़ें इवॉल्व हुई है, डेवलपमेंट हुई है, तो उसके साथ साथ कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स और पार्ट्स है उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। उसमें कंप्यूटर में फीचर्स और ज़्यादा ऐड ऑन होने लगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। तो उन सब चीज़ों के कारण हम जो है डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस करने जाए तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारे लिए, यूज़र्स के लिए। तो तभी ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है सिनेरियो में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बेसिकली, ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देता है, हटाकर यूज़र को एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कि यूज़र आराम से कंप्यूटर में बैठ के जस्ट इनपुट दे और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है स्टेप टू स्टेप, इनपुट से लेके आउटपुट में कन्वर्शन तक का बीच में जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथों में ही चला जाता है। तो हमें अलग से प्रोग्राम्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो, हार्डवेयर में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक प्रोसेसर है, मेमोरी है, स्टोरेज है, फिर नेटवर्क कार्ड होते हैं, ग्राफिकल कार्ड होते हैं, पावर सप्लाई होते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग प्रोग्राम लिख के अगर उन सारे चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करें तो पहले तो एक्सेसिंग करने के लिए अलग से प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे और फिर उनसे अलग अलग टास्क एग्जीक्यूशन करवाने के लिए उसके लिए अलग से प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। और क्योंकि इतने सारे पेरिफेरल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके ही एक काम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। और क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो गई है तो प्रोग्रामिंग में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। तो इतने सारे चीज़ों को अगर कंबाइन करें तो हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हर एक कंपोनेंट से कनेक्ट करना, फिर आपस में उनसे कोऑर्डिनेट कराना और किसी एक टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत लंबे प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही लंबा हो जाएगा और बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी के लिए उसको रीड आउट करना, उसमें से कोई एरर निकाल के लाना, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सिनेरियो में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इतने सारे जो प्रोग्राम्स हैं हर एक कंपोनेंट्स को पहले तो उनसे रीच आउट करना, उनसे आपस में इतने सारे पेरिफेरल्स और कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाना, फिर किसी एक टास्क को एग्जीक्यूशन कराने के जो प्रोग्राम्स हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लिखे गए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट एक रेडीमेड
पूरा का पूरा मतलब खाना बन के, बोलते हैं ना खाना बन के तैयार है बस आप खा लो, तो ऐसा पूरा का पूरा मतलब प्रोसीड्यूर ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम किया हुआ है। तो एक यूज़र क्या करता है, यूज़र जस्ट एक कंप्यूटर में बैठता है और उसको जो भी कंप्यूटेशनल वर्क करना है कंप्यूटर में बैठ के, वो जस्ट इनपुट देता है अपने तौर से, और कंप्यूटर पूरा का पूरा प्रोसेस करके आउटपुट में उसका रिजल्ट जो है डिस्प्ले में कराता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एक इंटरफेस जैसा काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में बैठ के, जो दोनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेट करके यूज़र से इनपुट लेता है और किसी भी एक टास्क को एग्जीक्यूट करके हार्डवेयर से वो काम एग्जीक्यूट करवा के आउटपुट में उसको डिस्प्ले कराता है। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर देखा जाए बेसिकली दो हिस्सा है, मतलब दो पार्ट है। एक है यूज़र मोड, एक है कर्नल मोड। मतलब एक यूज़र पार्ट है, एक कर्नल पार्ट है। यूज़र पार्ट वो पार्ट है जो यूज़र से इंटरेक्ट करता है। मतलब किसी भी कोई भी एक यूज़र कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा है तो वो कंप्यूटर के जो ओएस है, ओएस में भी दो पार्ट है जो मैंने अभी कहा, यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। और यूज़र मोड से ही वो काम इंटरेक्शन कर रहा है। कंप्यूटर का जो यूज़र मोड है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज़र मोड है, उसी में एक यूज़र बैठ के काम कर रहा है। और जो कर्नल मोड है, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। कर्नल मोड जो है उसी को एक ओएस का हार्ट बोला जाता है। मतलब पूरा का पूरा ओएस का पूरा जो भार है, उसका जो पूरा जिम्मेदारी है, वो कर्नल वाला पोर्शन ही देखता है। यूज़र मोड क्या देखता है? यूज़र मोड सिर्फ यूज़र से इंटरेक्ट करता है। यूज़र से क्या इंटरेक्ट करता है? यूज़र से इनपुट लेता है और यूज़र को आउटपुट में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, ये हम लोगों ने अभी जाना है। तो यूज़र जो है, जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, तो उसमें भी दो पार्ट हैं। एक है CLI, एक है GUI। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद है कर्नल स्पेस। एक है यूज़र स्पेस जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र से इंटरेक्ट करता है, और दूसरा है कर्नल स्पेस जिसमें OS हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो हम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है अपने यूज़र स्पेस के थ्रू, जिसमें हम कंप्यूटर में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम कोई इनपुट दे रहे हैं, या फिर कंप्यूटर में कोई भी काम एग्जीक्यूशन होके फिर उसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले में हमें प्रोवाइड करा रही है। वो सब यूज़र स्पेस में ही होता है। और दूसरा है कर्नल मोड, कर्नल स्पेस। एक्चुअली इसको स्पेस बोलते हैं। एक है यूज़र स्पेस, दूसरा है कर्नल स्पेस। कर्नल स्पेस में ही एक्चुअली जो है पूरा का पूरा काम होता है। मतलब सारे हार्डवेयर को एक्सेस करना, सारे हार्डवेयर को यूज़ करना, उनसे किसी भी काम को एग्जीक्यूट कराना, आपस में कोऑर्डिनेट करवाना, फिर आपस में इनसे कोई भी एक लिंक क्रिएट करना, कोई भी एक टास्क को एग्जीक्यूट कराना, फिर डिस्प्ले में उसको प्रोवाइड करना, वो सारा का सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा वाला पार्ट जो कर्नल स्पेस है उसी में होता है। तो कर्नल स्पेस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम यूज़र स्पेस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखो, यूज़र स्पेस में भी दो पार्ट हैं। एक है GUI और दूसरा है CLI। अब GUI जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर में जो मॉनिटर में डिस्प्ले दिखता है, डिस्प्ले में जो विजुअल एक स्क्रीन हमें मिलता है, बहुत ही विजुअली मतलब अपील्ड होता है। इसमें बहुत सारे आइकॉन्स, मेन्यूज़ होते हैं। हम माउस के थ्रू उसको उन सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। या फिर आप मोबाइल फ़ोन की ही बात करें तो मोबाइल फ़ोन में जो डिस्प्ले होता है उसमें हम टच पैड के थ्रू हम अपने मोबाइल डिवाइस को ऑपरेट कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं GUI, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये यूज़र स्पेस का एक पार्ट है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का दो पार्ट है, एक है यूज़र स्पेस, दूसरा है कर्नल स्पेस। अब यूज़र स्पेस में भी दो पार्ट है, एक है GUI और दूसरा है CLI। तो GUI के बारे में अभी मैंने कहा कि जो विजुअली अपील्ड स्क्रीन हमें दिखता है अपने लैपटॉप या PC के अंदर, या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन में, जिसको हम माउस या टच पैड के थ्रू ऑपरेट करते हैं, वो है GUI। और दूसरा है CLI। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में हम कमांड के थ्रू कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। कमांड के थ्रू मतलब अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग CLI होते हैं। अब विंडोज़ की ही बात करें तो विंडोज़ में एक है CMD और दूसरा है पावर शेल। ये दो CLI अवेलेबल है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में।
आप देख लेना, वैसे ट्राई करके देख लेना, किसी सबको तो मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि विंडोज़ में स्टार्ट में जाके आप CMD टाइप करके एंटर करो, एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होता है, तो उसमें एक URL लिखा हुआ रहता है कि आप अभी इस वक्त कौन से ड्राइव में हो, मतलब करंट ड्राइव आपका कौन सा है। अब दूसरा है एक पावर शेल करके, वो भी विंडोज़ का ही प्रोडक्ट है। आप सेम वही विंडोज़ के जो स्टार्ट मेनू है उसमें जाके पावर शेल टाइप करके एंटर कर लेना, देखना एक ब्लू स्क्रीन ओपन होता है। उस ब्लू स्क्रीन में भी सेम CMD जैसा ही एक URL लिखा हुआ रहता है कि आप करेंटली कौन से ड्राइव में एग्जिस्ट करते हो। तो उसमें आप कमांड के थ्रू किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर सिस्टम के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, वो है CMD। अब सपोज़ मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करनी है मेरे ड्राइव में, हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन मैंने किया हुआ है तो उसमें अलग अलग ड्राइव्स होते हैं, C ड्राइव, E ड्राइव, E ड्राइव। तो सपोज़ मैंने कोई एक ड्राइव में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं नॉर्मली अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करके फाइल या फ़ोल्डर क्रिएट करूँ तो क्या करना होगा, मैं उस ड्राइव में जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा, माउस के राइट क्लिक करूँगा, उसमें आएगा न्यू फ़ोल्डर, न्यू, फिर उसमें आएगा एक फ़ोल्डर का ऑप्शन। तो उसमें जब मैं क्लिक कर दूँगा तो ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बन जाएगा उस ड्राइव में या फिर उस लोकेशन में, जिस लोकेशन में जाके मैं वो राइट क्लिक करके नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। तो ये तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ किया मैंने। वहीं पे अगर मैं कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करूँ तो मैं CMD में जाऊँगा, उधर एग्जैक्टली मुझे अगर उसी ड्राइव में फ़ोल्डर क्रिएट करनी है तो मैं पहले जो करंट ड्राइव है वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, CD स्पेस डॉट डॉट उस वो वाला कमांड यूज़ करके, फिर मैंने एक और कमांड है CD फिर स्पेस किस ड्राइव में जाके मैं फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। तो वैसे मैं उधर में गया, उस ड्राइव में गया, फिर उस फोल्डर के अंदर गया। फिर अगर मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूँगा, mkdir करके एक कमांड है, mkdir स्पेस फिर मैं क्या नाम से वो फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा वो नाम दूँगा। तो इस तरह से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो दो अलग अलग एनवायरनमेंट है कि हम कोई भी यूज़ करके हम जो है PC में अपना काम कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एनवायरनमेंट जो है यूज़र स्पेस में अवेलेबल है। तो एक तो यूज़र स्पेस हम लोगों ने पढ़ लिया, अब दूसरा है कर्नल स्पेस, मतलब कर्नल वाला हिस्सा। OS का दूसरा हिस्सा जो कर्नल है वही OS का हार्ट होता है, वही पूरा का पूरा जो है ज़िम्मेदारी उठाती है। मतलब पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है OS का वो कर्नल के पास ही है। तो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोसेस मैनेज करता है। प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर कैसे किस चीज़ को प्रोसेस करेगा, कौन सा टास्क पहले प्रोसेसिंग होगा, किस टास्क में कितना CPU एलोकेशन होगा, वो पूरा का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के पास होता है। और वो है कर्नल स्पेस के अंदर, OS का जो कर्नल स्पेस है उसके अंदर है। फाइल मैनेजमेंट एक पार्ट होता है, फाइल मैनेजमेंट भी कर्नल पार्ट में होता है। फाइल मैनेजमेंट में क्या देखा जाता है कि कितने हम लोगों ने, अगर कोई एक सपोज़ हार्ड ड्राइव में फ़ाइल क्रिएट किया है या OS जो हार्ड ड्राइव में जो स्पेस लेके रखा है वो कौन से स्पेस लेके रखा है, हार्ड ड्राइव या SSD का कौन सा वाला स्पेस होगा, क्या इंडेक्सिंग होगा उसका, कौन से एड्रेस में वो जाके स्टोर्ड होगा, या फिर हम कोई ड्राइव में जाके हार्ड डिस्क या SSD में जाके कोई अगर ड्राइव क्रिएट करने की कोशिश करें तो ड्राइव कौन सा ड्राइव किस नाम से होगा, कौन से स्पेस पे एलोकेट होगा। उधर अगर जाके सब डायरेक्टरी मतलब सब फोल्डर्स क्रिएट करते हैं तो वो कौन से एड्रेस स्पेस मतलब लेगा अपने हार्ड डिस्क के अंदर या SSD के अंदर। फिर उसके अंदर हम लोगों ने फाइल रखे हैं अलग अलग एक्सटेंशंस के, वो एक्सटेंशंस कैसे मतलब जनरेट होगा, कैसे वो पूरा का पूरा फोल्डर की हियरार्की बनेगा और उसमें अलग अलग एक्सटेंशंस के फाइल्स रखे जाएंगे। वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट का जिम्मा जो है वो फाइल मैनेजमेंट के पास होता है, वो भी कर्नल के पास ही है। तो कर्नल के पास एक तो है क्या क्या मैनेजमेंट है, एक है IO मैनेजमेंट मतलब जो प्रोसेस मैनेजमेंट है, एक है प्रोसेस मैनेजमेंट, एक है IO मैनेजमेंट, एक है फाइल मैनेजमेंट और है मेमोरी मैनेजमेंट। तो एक है फाइल मैनेजमेंट, तो मैंने कह दिया कि क्या फाइल कैसे मैनेजमेंट होता है। अब बात करेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, दोनों मेमोरी मैनेजमेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो OS में कर्नल स्पेस के पास होता है। तो हार्ड डिस्क में जैसे कि फाइल मैनेजमेंट की बात की कि हार्ड डिस्क या SSD में कैसे कौन से इंडेक्स में किस एड्रेस में जाके
कौन सा फोल्डर्स, मतलब डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, उसके अंदर फोल्डर्स, उसके एक्सटेंशंस बनेंगे। तो वो एक तो फाइल मैनेजमेंट का भी काम है और साथ में मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम है, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिक मतलब प्राइमरी काम है कि रैम या कैश मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं। देखो, एक है डेटा, दूसरा है इंस्ट्रक्शन। डेटा जो स्टोर्ड होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, जो डेटा मतलब कोई भी जैसे कि वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, वो सब डेटा है, वो सब स्टोर्ड होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, जो हमारा हार्ड डिस्क और एसएसडी है। अब मेमोरी का दूसरा वाला हिस्सा है प्राइमरी मेमोरी, जो रैम या रोम होते हैं। तो रैम में क्या स्टोर्ड होते हैं? इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम। तो हार्ड डिस्क या एसएसडी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें डेटा स्टोर्ड होते हैं, और प्राइमरी मेमोरी जो रैम या रोम है उसमें इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं। तो जब इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं तो कौन सा इंडेक्स लेके वो स्पेस में वो प्रोग्राम जाके स्टोर्ड रहेगा। मतलब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम अगर जैसे कि हम लोगों ने कोई एक लैंग्वेज यूज़ करके एक प्रोग्राम क्रिएट किया और एक EXE फाइल बना के अपने हार्ड डिस्क में रखा है, वो प्रोग्राम है। या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर फाइल, कोई एक सेटअप फाइल हो गया, हम अगर कोई एक डाउनलोड किया फाइल की, गेम खेलना है तो गेम का कोई एक सेटअप फाइल इंस्टॉल किया, तो जब भी वो सेटअप फाइल में हम जो है क्लिक करेंगे या फिर उसको रन करेंगे, तब भी वो फाइल जो है एग्जीक्यूट होगा। मतलब वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूशन होना मतलब वो प्रोग्राम जो है प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाना। तो वो प्रोग्राम तो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। मतलब हमने अगर कोई सी में सपोज एक प्रोग्राम लिखा है और अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखा है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी है। अब उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में जब करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है सी कंपाइलर के थ्रू, तो वो प्रोग्राम जो है हार्ड डिस्क से सीधा रैम के अंदर आ जाएगा। और जब भी वो रैम में आ जाएगा तो प्रोग्राम जो है रनिंग स्टेट में आ जाता है, मतलब वो प्रोसेसिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेसिंग में कन्वर्ट हो जाना मतलब वो जो है प्रोसेसर का काम होता है। मतलब वो प्रोसेस मैनेजमेंट का जो काम, प्रोसेस मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है कर्नल के अंदर, जो मैंने कहा उसी का काम आ जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके ही किसी एक काम को एग्जीक्यूट करता है। तो एक तो फाइल मैनेजमेंट कह दिया, मेमोरी मैनेजमेंट की रैम में जब कोई एक प्रोग्राम आता है, मतलब उसको रनिंग स्टेट में कन्वर्ट कराना है, मतलब उसको डबल क्लिक किया है, इसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंदर आ जाता है। तो रैम के अंदर आ जाना मतलब वो प्रोग्राम जो है प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया है। अब रैम में आ जाना मतलब रैम में एक मेमोरी है, मेमोरी मॉड्यूल है, उसमें भी एक इंडेक्सिंग होता है कि कौन से एड्रेस में ये वाला प्रोग्राम आ जाएगा, फिर रैम के अंदर कौन सा स्पेस लेगा। तो ये सब देखता है मेमोरी मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट। फिर वहाँ से जब प्रोसेसर के पास जाता है कि भाई ये चीज़ जो है एग्जीक्यूट करना है, ये रैम के अंदर तो आ गया है, प्राइमरी मेमोरी में आ गया है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको प्रोसेसर उसको फैच करता है, तब वो प्रोसेस मैनेजमेंट का भी काम होता है। तो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, अलग अलग मैनेजमेंट जो होते हैं, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी एक काम को एग्जीक्यूट करते हैं। और सब के सब जो है OS के कर्नल वाला पार्ट जो है, सेकंड वाला पार्ट, कर्नल पार्ट, उसी में ही सब होता है। वो सब मैनेजमेंट देखता है, वो सारा रिसोर्स यूज़ करता है कंप्यूटर में, जो हार्डवेयर है वो सब रिसोर्स यूज़ करता है। तो वो हो गया आपका कर्नल पार्ट। अच्छा, एक और मैंने मिस कर दी होगी शायद, IO, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, वो भी कर्नल स्पेस में ही होता है। जैसे कि हम इनपुट डिवाइस ऐड करते हैं, जो पेरिफेरल्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। और फिर आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर या प्रिंटर ऐड करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इनपुट डिवाइस से कैसे इनपुट जा रहा है अपने कंप्यूटर के अंदर, जो प्राइमरी मेमोरी है रैम के अंदर जा रहा है। सपोज़ हम लोगों ने कोई इनपुट डाले हैं, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के रखा है, उसमें कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो टाइपिंग जो है वो प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। फिर अगर कुछ उसमें प्रोसेसिंग करना हो तो वो प्रोसेसर में आ जाता है, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो अपने मॉनिटर में जाके डिस्प्ले करता है। तो ये जो है IO डिपार्टमेंट देखता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से इनपुट लेना, फिर उसको CPU मिलने के लिए उसको CPU तक पहुंचाना, उसमें क्या काम करना है, फिर CPU में जब वो काम हो गया तो उसको आउटपुट डिवाइस तक लेके जाना। तो वो जो डिपार्टमेंट है IO डिपार्टमेंट देखता है।
तो ये सब काम जो है कर्नल में ही होता है, कर्नल स्पेस में होता है। एक कर्नल जो होता है अलग अलग ओएस में उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। हर एक ओएस में जो उसका कर्नल वाला पार्ट है वो उसका आर्किटेक्चर अलग होता है। विंडोज़ में एक टाइप का कर्नल मिलेगा आपको, लिनक्स में अलग कर्नल मिलेगा आपको, मैक ओएस में अलग सा कर्नल मिलेगा आपको। तो अलग अलग ओएस में अलग अलग कर्नल्स होते हैं। तो उसी के ऊपर डिपेंड करके जो ओएस का पूरा आर्किटेक्चर है वो बनता है। मतलब अगर विंडोज़ का ओएस है तो उसका जो कर्नल वाला पार्ट है वो एक जैसा रहेगा। वही तरफ अगर लिनक्स का देखेंगे तो लिनक्स का अलग सा रहेगा, वही मैक का अलग सा रहेगा। तो उसके ऊपर अगर देखते हुए कर्नल को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक है मोनोलिथिक कर्नल और दूसरा है माइक्रो कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल जो है लिनक्स में यूज़ होता है और माइक्रो कर्नल जो है विंडोज़ में यूज़ होता है और मैक ओएस में भी यूज़ होता है। अब मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल एक्चुअली में है क्या? मोनोलिथिक कर्नल में जो है, कर्नल मैंने क्या कहा था कि कर्नल में ही सारे मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है। आईओ मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या फाइल मैनेजमेंट, ये सारे मैनेजमेंट जो है वो कर्नल में ही एग्जिस्ट करता है, यही मैंने कहा था। तो ये जो मैनेजमेंट है मोनोलिथिक कर्नल में क्या होता है कि सब कर्नल स्पेस के अंदर ही आ जाता है। एक तो यूज़र स्पेस है, दूसरा कर्नल स्पेस है। तो कर्नल स्पेस के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट आ जाएगा, मतलब सब वहीं से ऑपरेट होगा। कोई भी एक टास्क अगर मैंने एग्जीक्यूशन के लिए डाला है, इनपुट के लिए डाला है मैंने, तो वो पूरा का पूरा फाइल मैनेजमेंट वाला भी पार्ट वो देखेगा। उसमें मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मॉड्यूल भी वो देखेगा कि कौन सा वाला मेमोरी पोर्शन ले। वहाँ से प्रोसेस मैनेजमेंट की ये वाला टास्क के लिए कितना प्रोसेसर सीपीयू एलोकेट करना है। तो वो सब कुछ जो है वो कर्नल स्पेस में ही होने वाला है, तो इसलिए उसको मोनोलिथिक कर्नल बोलते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, एक ड्रॉबैक ऐसा हो सकता है कि ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है उसमें। कर्नल स्पेस में अगर इतने सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल है तो बाई चांस इसमें ऐसा एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा ओएस जो है क्रैश हो जाएगा। तो कर्नल ही बहुत ही सेंसिटिव एरिया है कि उसमें एक भी अगर डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा ओएस क्रैश हो सकता है। तो मोनोलिथिक कर्नल में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि कर्नल स्पेस में ही सारे के सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी जब माइक्रो कर्नल पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको समझने में। माइक्रो कर्नल में क्या होता है कि सारा डिपार्टमेंट जो है सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट जो है यूज़र स्पेस में भी डाल दिया गया है। जैसे कि मोनोलिथिक कर्नल में सारे मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट एक ही जगह पे है कर्नल स्पेस में। अब माइक्रो कर्नल में कर्नल स्पेस के अंदर सपोज दो डिपार्टमेंट हो सकता है, एक है प्रोसेस मैनेजमेंट, एक है मेमोरी मैनेजमेंट, और बाकी दो मैनेजमेंट जो है, एक है फाइल मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट, उसको यूज़र स्पेस में डाल दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि सपोज कर्नल स्पेस के अंदर कोई एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा ओएस क्रैश नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है यूज़र स्पेस में भी अवेलेबल है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा स्लो है, परफॉर्मेंस में थोड़ा सा जैसे कि विंडोज़ एक एग्जांपल दिया, विंडोज़ माइक्रो कर्नल है, विंडोज़ एज़ कम्पेयर टू लिनक्स थोड़ा सा स्लो है, जबकि लिनक्स एक मोनोलिथिक कर्नल बेस्ड ओएस है। लेकिन लिनक्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि कोई भी एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है तो लिनक्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिनक्स जो ओएस है, कोई भी एक प्रॉब्लम आ गया ना तो पूरा का पूरा ओएस ही क्रैश हो जाता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। लेकिन विंडोज़ ऐसे नहीं होता है। विंडोज़ जो है कोई भी एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ गई जो कर्नल डिपार्टमेंट में है, कर्नल स्पेस के अंदर है, तो पूरा ओएस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरा ओएस क्रैश नहीं करेगा। कुछ डिपार्टमेंट यूज़र स्पेस के अंदर भी है तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए जो है ओएस ठीक रहेगा, क्रैश नहीं करने वाला है। लेकिन परफॉर्मेंस में इशू आ जाता है क्योंकि बार बार उसको यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस इन दोनों में जंप करना होता है, इसलिए परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इशू आ जाता है। और इन दो जो कर्नल के अलग अलग टाइप है, इसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए एक ऐसा भी सल्यूशन लाया गया कि दोनों के ही कम्बिनेशन हो, मतलब मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल को आपस में कंबाइन करके एक और ऐसा
कर्नल को बनाया गया है कि दोनों के ही फीचर्स इसमें अवेलेबल हो, तो वो है हाइब्रिड कर्नल। तो हाइब्रिड कर्नल में कर्नल के अंदर जो है 2 से ज़्यादा 3 डिपार्टमेंट मौजूद हैं और यूज़र स्पेस के अंदर सिर्फ आईओ या फाइल मैनेजमेंट हो सकता है। तो उसमें जो फाइल मैनेजमेंट का काम बहुत ही कम ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो जो फाइल ज़्यादातर जो काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट का होता है, तो वो सारा कर्नल के पास होता है। तो इसमें लोड भी कम हो जाता है, परफॉर्मेंस भी फास्ट होता है। तो ये है कर्नल जो है। कंप्यूटर में जो मेमोरी है, मेमोरी मॉड्यूल अगर देखेंगे तो लो से लेके हाई तक, लोएस्ट से हाई लेवल तक बहुत सारे मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब एक तो है सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा है प्राइमरी मेमोरी, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो अगर सपोज़ मैं कोई भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, मैंने सी में या जावा में एक प्रोग्राम लिखा है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इसमें भी बहुत सारे, एक प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस ऑफ व्हाट? इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉट्स ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशंस, कि कब क्या करना है, क्या होना है, क्या क्या कंडीशंस मैंने इसमें लगाए हैं, तो वो सब कुछ मिलके एक प्रोग्राम क्रिएट होता है। तो सपोज़ मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसको मैंने अपने सेकेंडरी मेमोरी मतलब एक हार्ड डिस्क में जाके सेव करके रखा। अब जब भी मैं उसको रन करने जाऊंगा तो वो सेकेंडरी मेमोरी से रैम में आ जाएगा, और जब भी वो रैम में आ जाएगा तब वो जो है प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो प्रोसेसिंग में बन जाएगा। तो फिर वहाँ से लेके कैश मेमोरी तक जाना, एक कैश मेमोरी भी होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में सिर्फ जो है डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, और प्राइमरी मेमोरी में एक है आपका ये रैम, फिर रोम, फिर कैश मेमोरी भी होती है, रजिस्टर्स भी होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो मतलब कैश मेमोरी रैम से भी ज़्यादा फास्ट है। अब और भी सारे मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि रजिस्टर्स, उसमें भी अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं और वो सब कैश मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो मतलब सेकेंडरी मेमोरी से रैम ज़्यादा फास्ट होते हैं, रैम से रोम ज़्यादा फास्ट होते हैं, रोम से कैश मेमोरी ज़्यादा फास्ट होती है। फिर वहाँ से अगर रजिस्टर के पास जाओ तो रजिस्टर्स के स्पीड और ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मेमोरी जो है आप मतलब कोऑर्डिनेट करके डिज़ाइन किया गया है। तो सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सभी मेमोरी मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर। तो वो सब सिक्वेंशियली जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में रैम के अंदर आता है। जब भी मैं कोई एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा तो वहाँ से रैम से कैश मेमोरी तक आएगा, कैश मेमोरी से रजिस्टर्स तक पहुँचेगा, वहाँ से मेमोरी, वहाँ से जो है सारे इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के जो एक पार्ट होता है एएलयू, वहाँ तक जाएगा, वहाँ फैच हो जाएगा। तो वो सारा काम जो है ओएस करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मशीन से, मशीन्स आप ऐसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक ऐसा एक ब्रिलियंट बंदा चाहिए जो ये काम को कर सकता है। एक मैनेजर चाहिए कि यहाँ से ये चीज़ उठा लो, वहाँ तक पहुँचा दो, फिर वहाँ से वहाँ तक पहुँचाओ, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। तो वो मैनेजर वाला जो काम है वो ओएस कर रहा है। तो वहाँ से लेके प्रोसेसर तक पूरा इंस्ट्रक्शन पहुँचाना, फिर प्रोसेसर से आईओ मॉड्यूल के थ्रू आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर में उसका रिजल्ट दिखाना, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। अगर ओएस नहीं होता तो क्या होता? ओएस अगर नहीं होता तो किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए पूरा का पूरा सीपीयू ही एलोकेट हो जाता। मतलब सपोज़ मैंने एक टास्क को एग्जीक्यूट किया, भले मैंने प्रोग्रामिंग करा, मैंने प्रोग्रामिंग करके किसी भी अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग्स की, और किसी एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए भी मैंने कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की, लेकिन जब भी वो काम करने जाएगा तो हर चीज़ मतलब साइंटिफिक वे से काम नहीं करेगा। तो सीपीयू अगर एलोकेट होगा तो पूरा 100% सीपीयू ही एलोकेट हो जाएगा। भले ही उसको 20% सीपीयू चाहिए, लेकिन पूरा 100% एलोकेट हो जाएगा। क्योंकि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अगर मल्टीपल काम करना हो तो एक टास्क के लिए जितना सीपीयू चाहिए उतना ही एलोकेट होगा, बाकी के सीपीयू जो है रिजर्व रहेगा। तो तभी अगर साइमल्टेनियसली मैं कोई दूसरे टास्क को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो सीपीयू उधर एलोकेट हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से ओएस जो है एक सिस्टमेटिक वे से यूज़र को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करती है। तो ओएस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर सेक्शन।
सो यही है मोटा मोटी कंप्यूटर में जो ओएस का पार्ट है। ओएस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा एक प्लान है कि मैं ओएस के ऊपर डिटेल में एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे डिटेलिंग रहेगी एकदम पहले से लेके आखिर तक, टेक्निकल एनालिसिस के साथ, मैथमेटिकल वर्क के साथ, इसमें सारे इंफॉर्मेशंस रहेंगे। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।